वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 19 ऑफ रोहयारा। खीजर की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत लंबे बाल संवार रही थी। वह मुस्कुराकर उसे देखने लगा और ना जाने कितनी ही देर उसे देखता रहा। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया, खीजर अच्छा हुआ तुम जाग गए, ये ड्रेस देखो कौन से पहनूं। उसे जागता पाकर वह फौरन अपने मतलब के काम पर आ गई। पहले खीजर ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसकी ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेसेस लैला के हाथ से छीनकर आग लगा दे। लैला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसी ड्रेस पहनोगी? वह चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सका। हाँ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? उसके गुस्से की वजह लैला समझ नहीं पाई थी। सही क्या है इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो? पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे सारा उधड़ा हुआ है। खीजर के नथुने फुड़कने लगे उसे देखकर। खीजर, ये फटा हुआ नहीं है, ये डिजाइनर ड्रेस है। लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। लैला, डिजाइनर? हाँ हाँ हाँ, इसे डिजाइनर कौन कहता है? हालत देखो इसकी। उसने सामने ड्रेस को उलट पुलट कर दिखाने की कोशिश करने लगा। यह मैंने स्पेशल शादी के बाद पहनने के लिए बनवाया था। और तुम? लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। खीजर अब भी बाज न आया। क्या खराबी है इसमें, जरा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। इसमें अच्छा क्या है लैला? क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज्यादा नुमाया हो? खीजर ने उसे वजह समझाना चाही। खीजर, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का, तुम्हें मना करने का हक नहीं रखता था। लेकिन अब रखता हूँ, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूंगा। खीजर ने उसके हाथों से ड्रेस छीनी और विंडो से बाहर फेंक दी। तुमने मेरा इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया। लैला गुस्से से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत और महंगा ड्रेस ला कर दूंगा, और इस लायक होगा कि पहना जा सके। खीजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका इरादा उसे मनाने का था। खबरदार खीजर, बात मत करो मुझसे। वो उसे मुस्कुराते देखकर और बरहम नाराज हुई। अच्छा बाबा, सॉरी बोल तो रहा हूँ, अब क्या नई जिंदगी की पहली सुबह ही मुझसे लड़ने में गुजारोगी? वो उसे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी उससे नाराज होने का कोई मूड न था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह यहाँ तशरीफ ले आई है। सार्फ ने उसे ऑफिस से अंदर आते देखकर कहा। हाँ, क्यों? सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। मासूमा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। तो क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? सार्फ उसके बाल कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला। क्या क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो उसी के अंदाज में बोली। हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि खीजर के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी। सार्फ अब बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। उसके लिए सबसे पहले हमें हॉल चल के वहाँ की डेकोरेशन देखनी है। सार्फ ने उसे रास्ता देते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराती हुई उसके साथ चल दी। कल रात सारिम ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। उसने कहा था कि उसने मासूमा के जज्बात के साथ खेलकर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वह बहुत शर्मिंदा है। ना जाने क्यों मासूमा को उसके माफ़ी मांगना बुरा न लगा। शायद वे यही उम्मीद रखती थी। जब उसने कल रात सार्फ का हाथ थाम के उसे माफ़ किया, तो ना जाने क्यों उसे सार्फ अपना मजबूत सहारा लगा। सार्फ ने उससे वफा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वे उसे कभी धोखा नहीं देगा। वह कब से रूह को जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन शायद इस शादी की वजह से वे ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी थी। सारे काम भी तो उसने खुद किए थे। ज़्यादा मेहमानों के न होने के बावजूद भी यह शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, और इस सब में सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी रूह ने संभाली थी। मेरी जान, उठ जाओ, कितना सोना है तुमने? वो जो जॉगिंग करके वापस आया था, तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। यारम ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा वैसा करूं। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया। रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। यारम ने उसे आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। यारम कहते हुए उसके लबों पर झुका और भरपूर इस्तेहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। अपने ऊपर वजन महसूस करके रूह फौरन जाग गई। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप, रूह उसे धक्का देते हुए बोली, जबकि यारम का कहा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोल रहा था। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो उसे खुद से दूर करती उठी और वॉशरूम जाने लगी।
जब यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सारिम बोलो, क्यों फ़ोन किया मुझे? यारम का मूड सुबह सुबह बिगड़ गया। पहले अपना मूड ठीक करो फिर बताता हूँ। सारिम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सारिम, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगा कि सारिम बोल पड़ा। मैं बाप बन गया हूँ, सारिम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार? उर्वा ठीक है, यारम ने फौरन पूछा। मैं और रू 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं, यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही हैं। मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ और अकेले मत आना, उन सबको साथ लेकर आना। मैं चाहता हूँ मेरी इस खुशी में सब दोस्त शामिल हो। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रूह, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खिजर और शार्फ को फ़ोन कर लूँ। तैयार क्यों होना है? रूह ने पूछा। सारिम के घर बेबी बॉय हुआ है, हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं, यारम ने मुस्कुराकर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे तो बहुत क्यूट होते हैं। मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चली गई। ये कितना प्यारा है, इसके गाल कितने रेड है ना। लैला इसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मेरा भाई है ना, इसलिए इतना पाला है। ये मेरा भाई है, इसलिए इतना प्यारा है, मायरा ने बेड पर खड़े होकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए, खिजर ने लैला के कंधे पर ठुड्डी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा। मुझे भी कब ला के दे रहे हो? लैला उसकी तरफ पलटकर पूछने लगी। मैं नहीं ला के दे रहा, तुम ला के दोगी, खिजर ने फौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, लैला उसे घूर कर बोली। क्या मतलब है लैला, बेबी हम दोनों का होगा। खिजर को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा और उसके बाद तुम ले लेना सारे के सारे, लैला ने दरिया दिखाते हुए कहा। बाद के सारे मैं ले लूँ? खिजर की आंखें खुल गई। कितने बच्चे होंगे हमारे? खिजर ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं। मैं सारे के सारे नाम रखूंगी। अपने बच्चों के लिए लैला ने एक नज़र उसे देखा और फिर बेबी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि खिजर सिर्फ सिर हिला के रह गया। हाय कितना प्यारा है ना। मासूमा कब से उसे ऐसे ही निहारे जा रही थी। इंशाल्लाह, सारिफ आहिस्ता से उसके कान में बड़बड़ाकर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्म में हया से अपना सर तक न उठा पाई थी। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए, यारम जिद्दी अंदाज में उसके कान के करीब बोला। हम हॉस्पिटल में हैं, रूह ने याद दिलाते हुए उसे घूरा। हाँ तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? यारम ने उसे और ज्यादा घूरा। यारम कभी तो सीरियस हो जाया करे। रूह शर्माते हुए उर्वा के करीब जा रुकी। रूह की तबीयत सुबह से ही खराब थी, लेकिन आज उन्हें सारिम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और खिजर के लिए अपने घर पर दावत रखी थी और इसीलिए मासूमा और रूह ने उसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फैसला किया था। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने रूह को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। वे उसे मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। उर्वा हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाकर बेबी का ख्याल रखे। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकती तो उसे भी हम अपने पास रख लेंगे। रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था उस छोटे से गोल मोटोल बेबी के पास जाने का। उर्वा की एक भी ना सुनते उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा और रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर उसके लिए तो ये दावत रखी गई थी। और शार्प, वे तो मासूमा के आगे पीछे लगा था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता कि कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं। जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थी। जबकि खिजर और यारम दोनों ही काम पर थे, उनको शाम को यहाँ आना था। सारिम को मासूमा के लिए सार्फ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूम का दिल दुखाने पर वे जितना परेशान था, सार्फ की फिक्र देखकर उसे उतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारिम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदेह माहौल में खाया गया। वे चाहे जितना भी इनकार करे, सारिम उनके लिए बहुत अहम था।
वह उनके बचपन का दोस्त था। वे चाहे कितनी अपनी तकलीफों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन उनकी खुशियों पर वह पहला हक रखता था। यारम ने रूह को ये तो कह दिया कि सारिम ये सब सिर्फ मेडल्स के लिए करता है, जबकि वह दिल से ये भी जानता था कि सारिम उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारिम ने लैला और खिजर से पूछा। फिलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खिजर ने जवाब दिया जब सारिम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। खिजर ने मुस्कुराते हुए उस लिफाफे को थाम लिया जिसमें तुर्की हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुराकर कहा। सारिम के घर से वे सब लोग यारम की गाड़ी में आए थे। उन सबको अपने अपने घर छोड़कर वे रूह को लेकर घर आ गया। रूह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात को ना जाने कौन सा पहर था कि यारम की आंख खुल गई। जब रूह को बाहर देखा तो वो भी बाहर ही आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेती, वो उसके करीब बैठकर बोला। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गा के सुलाते? वो शरारत से मुस्कुराकर बोली। बेबी, तुम्हारे लिए ये काम भी मैं बहुत दिल से करूँगा। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बहुत मोहब्बत से कह रहा था। आपको कभी बुरी भी लगती हूँ? रूह ने उसके सीने पर अपना सिर रखा। नहीं, तुम तो पहले दिन से ही क्या मत ढा रही हो। यारम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है आपने मुझसे शादी का फैसला कैसे किया? रूह पूछने लगी। ख्वाब में, यारम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं ना, मैं सच पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है आपने मेरे घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? उसने फिर से पूछा था। यारम खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कबूल किया था। यारम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेते हुए कहा। कबूल तो मैं आपको पहले ही कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि उसकी इस मुस्कुराहट पर यारम उसका साथ ना दे सका। रूह, हमारे निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम पूछने लगा। यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उलझन से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए इस निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारम, वो निकाह है हमारा जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई, रूह मुस्कुराते हुए बोली। और उस निकाह की जो हमने फ्लैट में किया? यारम फिर से पूछने लगा। तो रूह उसे देखने लगी। वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुई इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपकी आपके निकाह में बांधकर यहाँ भेजा गया था। रो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यारम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया, लेकिन सुबह के 4:30 बजे उसे क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ गई। यारम सुबह तक घर वापस नहीं आया। पहले उसका इंतजार करती रही, फिर उसे लगा कि शायद वो अपने काम पर चला गया होगा। शिफा और मेरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चली गई, क्योंकि उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसकी आंख खुली जब मासूमा ने सोनू को वापस लेकर आई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मासूमा ने उसे देखकर कहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारम को बताने वाली थी, लेकिन वो सुबह ही निकल गए, वरना उनके साथ हॉस्पिटल चली जाती। रूह ने अपना सिर थामते हुए बताया। अरे यार, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, और यारम सर को मैं अभी फ़ोन करके बता देती हूँ। चलो उठो, मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारम का नंबर मिलाया, जबकि रूह को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। मासूमा के साथ हॉस्पिटल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर उसे बोलकर अंदर चली गई, जबकि मासूमा उसे थामकर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती, मासूमा डांटते हुए बोली।
अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हाय, हो सकता है कोई गुड न्यूज हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मासूमा ने शरारत से कहा तो रूह शर्माने लगी। भाई रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मोटोल सा प्यारा सा बेबी। मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा ने उसे गले लगाते हुए एक्साइटेड में दुआ मांगने लगी, दुआ देने लगी। आमीन। रूह बेसाख्ता बोली। अरे भाभी जी, आप यहाँ। डॉक्टर उसे रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर उसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रूह तो अभी आरम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। मैं फुरकान, डेविल का आदमी हूँ। जी, आपके शोहर से वफादारी करना मेरा मकसद है। उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मैं जब उनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेविल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप उसकी मोहब्बत का अंदाजा यहीं से लगा सकती है कि उसने सेक्स को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। उसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। उसके बात करने का अंदाज, इस तरह से उसे मुखातिब करके यारम के बारे में बात करना, और फिर अचानक ही उसके सिर पर धमाका करना। रूह उसे देख कर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेविड ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि उसने आपके पहले शोहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो यारम उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। अरे डेविड, तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंसुओं से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए उसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। उसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। यारम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रूह अपने अपने उस रूह उसके हाथ से रूह ने अपने हाथ इससे पहले ही रूह ने उसके हाथ झटक दिए और उससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह, हम घर चलकर बात करेंगे, चलो यहाँ से। यारम ने उसका हाथ थाम कर बोला। आप क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शोहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों यारम? क्यों आपने किया ऐसा? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं। यारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक भी इंतहाई धोखेबाज शख्स है जिसे धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शोहर को कत्ल किया, क्यों यारम? फुरकान अजीब और गरीब नज़रों से उन्हें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वह तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वह रूह से अच्छे से बात करके यारम से अपना काम निकलवा सके। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेविल के हाथों उसकी मौत पक्की थी। उसने मौका देखकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा। जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाली शार्क की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं, इस बारे में यहाँ ठीक नहीं है। यारम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वे समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वे उसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज किया आपने मेरे साथ, नाजायज रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शोहर को कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। 2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वे अपना सर हाथ में थामे बोल रही थी, कुछ भी नाजायज नहीं है, हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तरीके से। तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत? तुमने उसे देखा तक नहीं था तो कौन सी इद्दत? तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं। वे तो सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज मुझे मत छुए। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यारम के पास सिवाय जबरदस्ती के और कोई रास्ता न था। उसने जबरदस्ती उसका हाथ थामकर घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर वह कमरे में बंद हो गई। वो सारे रास्ते मुसलसल रोती रही। यारम उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद ही वो उसकी बात समझ रही थी। पहले यारम ने उसे अकेले रहने दिया, शायद ये झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। रूह अपने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी। उसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था।
फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ यारम की जिद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं थी कि उसका पहला निकाह हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यारम, सब ठीक है? रूह को कैसे पता चला? खिजर ने उससे पूछा। फुरकान की वजह से। उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे हाथों जरूर कत्ल होगा, यारम गुस्से से बोला। अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारम, उससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हें रूह को पहले ही एतबार में लेना चाहिए था। तुम्हें ये सच्चाई उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी यारम। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें निकाह के फौरन बाद उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है, तुमसे उसने क्या कहा? क्या वो इस निकाह को कबूल करती है या शेख को ही अपना शोहर मान रही है? खिजर ने पूछा। उसे कुछ नहीं पता। वे मुझसे बात नहीं कर रही। मैं उसकी सोच पढ़ नहीं पा रहा। वह हमारे रिश्ते को किस तरह से ले रही है। मुझे बस ये पता है कि तुम उसे समझाओगे कि मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो शेख उसके साथ ना जाने क्या करता। प्लीज समझाओ कि वे शेख उसका शोहर नहीं। उसे समझाओ कि मैं उसका शोहर हूँ, यारम बेचैनी से बोल रहा था। खिजर उसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वह अब तक कमरे में है, दरवाजा नहीं खोल रही, क्या करोगे? यारम ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी दो मुझे, मैं संभाल लूंगा। मैं समझा दूंगा उसे, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। वे मेरी बात समझेगी। वो उसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखाए, मुझे सही की पहचान बताए। क्या सही है क्या गलत? अगर यारम मेरे शोहर है तो वो कौन था? मेरे शोहर को मेरे शोहर ने कत्ल कर दिया। मैं क्या करूं? क्या मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्या यारम के साथ मेरा नाजायज रिश्ता नाजायज? क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता नाजायज? यारम के साथ उसके फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने उन्हें अपना शोहर समझती रही, बिना किसी रिश्ते के उनके करीब जाती रही, उनके कमरे में, उनके घर में। मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। अगर यारम ना होते तो ना जाने मुझे किस किस के कमरे में भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। यारम ने मेरी इज्जत बचाई, वो मेरे मुहाफिज है, लेकिन मेरी इतने करीब रहकर मुझे सच्चाई ना बताकर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के निकाह में थी। यारम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या उन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल कर दिया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारम ने मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह जायज नहीं। क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता जायज है? वो यही सब सोच रही थी कि दरवाजा खुला। खिजर को अपने कमरे में देखकर वो कुछ भी नहीं बोली। वो उसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खिजर भाई, मेरी बात सुने। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ बेच दिया था। खिजर भाई, तुम मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। फिर तुम जो कहोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता था। शेख ने ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह कर उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख की अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन भर में 10 लड़कियों की जिंदगी तबाह करता था। वो फिर उन्हें यहाँ बुलाकर आगे भेज देता है, और ना जाने कितने ही लोगों के साथ मजीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारम को ये बात पता चली तो हमने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले ही शेख मर चुका था। यारम पहले ही उसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मरे हुए इंसान के साथ नहीं हो सकता। रूह, तुम्हारा ने पहला निकाह हुआ ही नहीं। सिर्फ यारम के निकाह में हो। यारम के साथ तुम्हारा निकाह जायज है। यारम तुम्हारा शोहर है, सिर्फ यारम, और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया? तुम्हारा निकाह सिर्फ यारम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। अगर यारम नहीं होता तो वो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ था कि तुम यहाँ हमारे पास पहुंची। अल्लाह ने तुम्हें और यारम से अल्लाह ने तुम्हें और यारम से मिलाना था, इसलिए तो तुम हमारे पास यहाँ आ पहुंची।
اللہ ने तुम्हें यारम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा था कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आया, लेकिन उसने कभी अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह, यारम से गलती हुई है कि उसने तुम्हें सच पहले नहीं बताया, लेकिन उसकी मोहब्बत को नाजायज मत कहो। वह तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। प्लीज उसे माफ कर दो। खिजर ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं खिजर भाई, मैं यारम नहीं हूँ। मैं यारम को माफ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है। उन्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये सब कुछ मैं मानती हूँ। अल्लाह ने मुझे यारम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। 2.5 महीने उनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही। अगर 2.5 महीने बाद भी उनकी नीयत मुझ पर खराब होती, तो वो कभी मुझसे निकाह ना करते। सारी जिंदगी ऐसे ही मुझे बिना किसी रिश्ते के। रूह एक बार फिर से रोने लगी। नहीं रूह, यारम तुमसे मोहब्बत। खिजर ने कुछ कहना चाहा। यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा। मुझे उनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खिजर भाई, लेकिन मैं फिलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई, आपको याद है, आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे। अब आपको वे वादा ही निभाना होगा। जब तक यारम को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। यारम को लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वे हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं, लेकिन अब मजीद और नहीं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीबी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारम के साथ रहूं। खिजर भाई, मुझे रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह, यारम तुम्हें नहीं जाने देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाए। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं, तो अपना वादा जरूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि वे उसे समझा नहीं पा रहा था। वे यारम को समझने के बजाय उसे सजा दे रही थी। लेकिन यह भी सच था, हर बार यारम की नहीं चलनी थी। यारम यहाँ गलती पर था और उसे गलती की सजा मिलनी थी। रूह, खिजर भाई, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बात सुनूंगी, तो आप मेरी बात मानेंगे। आप अपना वादा निभाए। मैं फिलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह ने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि खिजर खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आया, जहां यारम बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन यारम से वो कैसे बात करेगा? वो यारम से उसकी रूह छीनने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं जा सकती, और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोच के उससे वादा किया खिजर? अब वो उसका गिरेबान पकड़ के खड़ा था। क्या तुमने इस वादे क्या तुमने इस वादे करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना, मेरी रूह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे, वो उसकी बात काट कर बोला। देखो यारम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दहाड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद उससे जाकर पूछता हूँ। यारम रूह के कपड़े की तरफ बढ़ने लगा, जब खिजर ने उसे पकड़ लिया। देखो, मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह को वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही है। देखो यारम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें रूह की बात समझनी हो पड़ेगी। खिजर ने उसे समझाना चाहा। अच्छा, यारम तंजिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो, और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर लो खिजर। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा। क्या करोगे उसे वापस सांप वाले कमरे में कैद कर दोगे, या मारोगे पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे, वो गुस्से से बोला। सांप की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते खीजर। तुम्हारे ही कहने पर मैंने ये नहीं कहा था कि उसे सांप के कमरे क्या कि उसे सांप के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था यारम उसे इतनी बुरी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह को पहले बतानी चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारम काजमी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, उसकी नहीं। इस बार तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, वरना 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 तुम मुझे धमकी दोगे खीजर। मैंने बनाया है तुम्हें। मेरी दोस्ती भूल गई या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज्यादा बढ़ गया। यारम गुस्से से बोला। यारम, जितना मैं तुमसे वफादार हूँ उतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान भूला नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म के कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहा, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात कर रहे हो तुम। खीजर भी अब यारम की परेशानी देखकर उसके करीब आ बैठा। मैं वहां अंदर उसका मामू नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उसे अपनी भांजी नहीं अपनी बहन बना कर दिया था। यारम, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन यारम, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह से उसके फैसले का हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है, जो 2.5 महीने बगैर निकाह के उसने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। अगर वो शम्स के साथ होते तो ना जाने कितनों के साथ गुजरती। यारम फिर से उसकी बात काट कर बोला था। मैं मानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी, इसलिए तुम उसके शोहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तगाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उसने 2.5 महीने भी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यारम, अगर वो शम्स के साथ होती तो ना जाने कितने लोगों के साथ इससे आगे। वो कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती यारम, उसे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता। लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है, तो उसे मजबूर क्यों किया जाए। यारम, उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। उससे मैंने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेकर आऊंगा। मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बनकर नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और वो कौन सा किसी गैर के पास जा रही है वहां। खिजर ने समझाते हुए कहा। मैं उससे बात करूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं उसे वक्त दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। याराम ने कुछ सोच कर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें, उसने कमरे में आते हुए कहा। क्या, रूह ने पूछा। क्या का क्या मतलब है। मैं पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए। वो गुस्से से बोला था। देखे यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। कोई भी फजूल बात नहीं करना, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीने। इससे ज्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दे सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।